Hello everyone, welcome to Golden GK21। फ्रेंड्स फाइनली बिहार दरोगा का ये मॉक टेस्ट नंबर 5वां लेके आ चुका हूँ। आप इससे पहले वाला टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके जरूर दीजिए, है ना। क्योंकि आपके पेपर में अभी मैं आपको 50 टेस्ट करवा रहा हूँ। ये फुल लेंथ टेस्ट है और ये सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पे। तो लगभग 55 से 60 प्रश्न डायरेक्टली दिखेगा, है ना। आप लोग डरते हैं कि सर साइंस कहाँ से आएगा, करंट अफेयर्स कहाँ से आएगा, हिस्ट्री पॉलिटी बाकी सेक्शन। तो भाई जो यहाँ पे करवा रहा हूँ कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से दिख जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। और आप लोग सभी लोग क्या करो, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, है ना। वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है 100 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है ना। और मैं आपको इस टेस्ट का लास्ट में कट ऑफ भी बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रहा है। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला, जो कि भारत का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया गया। तो जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो, हरियाणा का सोनीपत, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सोनीपत में। और सोनीपत हरियाणा राज्य में है। अब यहाँ से प्रश्न और क्या बन सकते हैं कि ये इसका उद्घाटन कब किया गया, है ना। बहुत ज़्यादा टफ करेगा तो डेट पूछ लेगा। तो ये डेट ध्यान रखिएगा, 23 नवंबर 2024 की बात है। इस डेट को उद्घाटन किया कहाँ पे, तो हरियाणा के सोनीपत में। और ध्यान रहे ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जो है किया गया इसका उद्घाटन। किसके द्वारा किया गया है तो ये भी ध्यान रखना। तो लोकसभा के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो आप सबको पता है ओम बिरला है ना। तो ओम बिरला के द्वारा किया गया है। बस यहाँ से इतना पॉइंट्स ध्यान रखना, काम हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। किसको खत्म करने के लिए, तो लिंग आधारित जो है ना हिंसा को खत्म करने के लिए। क्वेश्चन में ट्विस्ट है और ये न्यूज में था। तो ये कौन सा अभियान शुरू किया गया है ये पूछ रहा है आपसे। जो लोग आंसर सी टिक किए हो बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा, अब कोई बहाना नहीं। और ये कब शुरू किया गया है ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक डेट थोड़ा सा इन पे रखिएगा। ये 25 नवंबर की बात है, 2025 को ये शुरू किया। ये भी कब शुरू किया गया, तो 25 नवंबर 2024 में ही शुरू, मैं 25 बोल दिया हूँ क्या, 2024 में ही शुरू किया गया है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कहिएगा इसका सर उद्देश्य क्या है, तो भैया इसका उद्देश्य ये है कि भारत में लैंगिक हिंसा को समाप्त करना इनका मेन उद्देश्य है। बस यहाँ से 2-3 पॉइंट ध्यान रखना, हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोरबा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस भाग में पाई जाती है। और देखो ये क्वेश्चन आप तब ध्यान में रख सकते हो, है तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, लेकिन स्टैटिक जीके से आपसे जोड़ के पूछा जाए। तो यहाँ पे मैं बात पढ़ाया हूँ बहुत कायदे से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में, और विशाखापट्टनम में जो है लक्षद्वीप है। तो इस जगह जो है ये जनजाति है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो सर कि कहाँ पे, अंडमान एंड जो है निकोबार द्वीप समूह में यह जनजाति इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, ये न्यूज़ में था, माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, करे कौन सा राज्य भारत में अपनी खरीद प्रक्रिया को सरकारी ई मार्केट प्लस के साथ पूरी तरह से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है भाई। तो ऐसा करने वाला कौन बन सकता है, तो बिल्कुल यूपी बन गया है, बस माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो एक शब्द आपको दिखेगा, बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है भाई, तो आप बिहार में टिक कर दीजिएगा, यहाँ पे बिरहोर लिखा हुआ है तो हाँ। लेकिन बिहार से जो अलग राज्य हुआ है आप सबको पता है कहाँ, तो बिहार से कौन अलग हुआ है, झारखंड। कितने ईस्वी में, तो आप कहिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। और यहीं पे जो है ये जनजाति पाया जाता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, आंसर इसका झारखंड हो जाएगा, ठीक है ना। झारखंड इज द राइट आंसर।
अब यहाँ से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे बाल विवाह प्रचलित अभी भी था। कौन से जनजाति में? तो बिरहोर जनजाति में। तो ये लोग अभी जो है एक आंदोलन किया था बाल विवाह के खिलाफ, ताकि उन्हें समाप्त किया जाए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए अभी चर्चा में था। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति, ये है पहली, और ये भारत की है और ये पहली है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहली योग नीति का अनावरण किया है, कौन सा राज्य किया है? तो ये कौन कर सकता है? तो आप कह सकते हैं सीधे तौर पे उत्तराखंड, डी हो जाएगा। उत्तराखंड आप सबको पता है कि देवभूमि के नाम से प्रचलित है ना। देवभूमि सभी लोग जानते हो। तो देवभूमि के नाम से विख्यात उत्तराखंड एक जो है समर्पित योग नीति अपनाने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि ऋषिकेश की विश्व की योग राजधानी की उपाधि का लाभ उठाते हुए राज्य को योग वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है ना। मुख्यमंत्री वहाँ का कौन है भाई? तो पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो मैं पुनः कह रहा हूँ, उत्तराखंड का अगर सीएम पूछा जाए भाई तो ध्यान रख लीजिएगा, पुष्कर, इसका पूरा नाम है श्री पुष्कर सिंह धामी। और जाहिर सी बात है, राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है, अगर ऐसे नीति को लागू करता है तो भाई साहब आपको पता है कि योग को तो बढ़ावा वहाँ पे मिलेगा ही, और वहाँ पे पर्यटन हो गया, रोजगार हो गया, ये सबको बढ़ावा मिलता है अगर ऐसे पहल आप शुरू करते हैं तो, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन है कि कौन सा गांव है, विलेज है, देश का पहला सौर सीमा गांव बन गया है। ये पहला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक राज्य जो कि सबसे ज़्यादा अपना सीमा किसके साथ करता है? समुद्र के साथ अपना सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है गुजरात, और यही गुजरात बन गया है ना। तो बनासकांठा जिला है, और बनासकांठा जिला के सुईगाम तालुका स्थित जो है मसाली गांव है ना। तो यहीं पे एक गांव का नाम है, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, गांव का नाम है मौसाली गांव है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। देखो यहाँ पे मछली लिखा हुआ है, मछली रहे या मशाली लिख रहे, ठीक है ना, तो टिक करना है आपको यही, लेकिन गांव का नाम ओरिजिनल नाम है मशाली। तो ये गुजरात राज्य में है। तो आप सबको पता है कि ये पहला सौर सीमा गांव बन गया है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, दीदी की लाइब्रेरी का पहला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आपको पता है जीविका दीदी कितना न्यूज़ में है ना। तो पूछ रहा है कि दीदी की लाइब्रेरी पहल किस राज्य में जो है शुरू की गई है? तो कहाँ पे होगा? बिहार में होगा। और इसका उद्देश्य क्या है भाई? इस लाइब्रेरी का जो मतलब लाइब्रेरी पहल जो शुरू किया गया है बिहार में, तो जाहिर सी बात है ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की जो कमी है उन्हें दूर करने का मेन लक्ष्य होगा, है ना, आप सबको पता होना चाहिए। और यह ग्रामीण बिहार में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करता है, और शिक्षा के लिए में विशेष इसका योगदान है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने कब से? तो 1 से लेके 31 जुलाई 2025 तक सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान शुरू किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये दोनों लाइन ध्यान रखिएगा, है ना। तो कौन सा मंत्रालय पूछा है ना, कौन सा मंत्रालय ने ऐसा काम किया है? तो अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्टली आप बना सकते हो। तो 31 मतलब कि 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक जो है ये अभियान शुरू किया गया था 2025 में, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा ऐसा काम किया गया। तो आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है, वार्डन मंड ज्वालामुखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। तो ये कहाँ स्थित है? क्योंकि अभी न्यूज़ में था। तो भाई पहला क्वेश्चन, सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा, पहली बात इसका आंसर हो जाएगा ताइवान। और ये न्यूज़ में क्यों है? तो देखो भाई अभी हाल ही में ताइवान में कौन सा, तो अभी मैं नाम बताया हूँ ना, इसका नाम है वार्डन, है ना, वार्डन बोल सकते हो, वार्डन मंड ज्वालामुखी का जो है विस्फोट हुआ, मतलब कि फट गया, जिससे हुआ क्या कि हवा में कीचड़ के बुलबुले जो है ना, कीचड़ के बुलबुले उठने लगे थे, और स्थानीय लोगों ने, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो जलते हुए उन्हें देखा भी था। तो अभी न्यूज़ में था, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं।
देखो और डिटेल में पढ़ना है ना, तो ये जो अभी मैं बुकलेट दिया हूँ मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, देख सकते हो डिटेल में लिख दिया हूँ सारी चीज़, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसका प्रिंट आउट करवा के, मैं जो टेस्ट करवाता हूँ कहीं पर क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो मैं आपको टेस्ट करवा रहा हूँ मेरे भाई, प्रिंट आउट करवा के और रिविजन कर लेना, यहीं से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये चीज़ें नहीं कहीं नहीं मिलेगा, है ना। मार्केट में कोई भी बुक जाके खरीदो, इतने डिटेल में खास तौर पर करंट अफेयर्स में एक्सप्लेनेशन तो आपको नहीं मिलेगा, है ना। और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया हूँ तो इसका फ़ायदा उठा लेना। अब देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स का था कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहें क्विक रिवीजन सीरीज़ में, अच्छा क्यों जुड़ना चाहिए, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो ना तो इस सीरीज़ में आपको जुड़ना चाहिए। अगले 30 डेज़ में आपका होल सिलेबस कवर हो जाता है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें सबसे पहली बात 200 टॉपिक कवर हो रहा है और सब सारे सेक्शन का आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सारे सेक्शन का आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाता है लगभग 12 से 15 पेज का, है ना। मतलब कि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने जाओगे तो 12 से 15 पेज का नोट्स रहेगा और टॉपिक वाइज कवर है, ठीक है। उसके बाद इस सीरीज़ में आपको क्या मिल रहा है कि ये जो सारे सब्जेक्ट है इसमें आपको PYQs पिछले साल का, और ये 1-2 साल का क्वेश्चन पेपर नहीं है, 25 साल का क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। इसमें दरोगा का क्वेश्चन तो शामिल है ही, बाकी बिहार के जो अलग अलग एग्जाम्स है उसके सारे क्वेश्चंस भी आपको मैं करवा रहा हूँ। आपको डिटेल देखना है ना, अगर मैं कैसे करवा रहा हूँ ये क्या कहते हैं PYQs, तो अभी 2 मास्टर वीडियो दिया हूँ। एक तो इन्वायरमेंट का मैं दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा, लगभग 2 घंटा का वीडियो है। वो 2 घंटा का वीडियो देख लीजिएगा ना तो 95% क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बना के आइएगा। ज्योग्राफी का, अभी इंडियन ज्योग्राफी का मैं वीडियो दे दिया हूँ, इंडियन ज्योग्राफी का ये वीडियो लगभग 3.5 घंटा का है, ठीक है। और ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ भी 95% क्वेश्चन आप आराम से बना के आ जाओगे, और बाकी 5% ये क्विक रिवीजन सीरीज में तो कवर हो ही जाएगा, है ना। तो कहीं पे आपको लगता है कि मैं जुड़ा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, कहीं पे फंस गया हूँ या फिर कुछ भी है, तो आप इसमें आ सकते हो, जो कि टू दी पॉइंट आपको चीज़ें कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन, और देखो इसमें करंट अफेयर्स भी टॉपिक वाइज शामिल है, ठीक है। इसमें MCQ भी है, थ्योरी वाला सेक्शन भी आपको मिल जाता है, तो सब कुछ मात्र 59 नहीं है, इसका अभी फी कम कर दिया हूँ, मात्र 499 कर दिया हूँ, ठीक है, देख सकते हो। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो करना ये है, ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। करना यह है कि 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पर भेजिएगा। उसके बाद ये व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है, यही नंबर, ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा ये। तो उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। पेमेंट मैं पुनः करूँ किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से। और जानकारी चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्लास शुरू है, तो आप ज्वाइन करेंगे तो जो भी सेक्शन कंप्लीट हो गया है तो सबका आपको बुकलेट मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तो उसका कंप्लीट जो है वीडियो भी आपको मिल जाएगा। देखो अब जो है मेन जो है ना, आपको अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो टेस्ट कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी के साथ पढ़ रहे हो, मैं आपको टेस्ट तो यूट्यूब पे करवा ही रहा हूँ, लेकिन इसका बुकलेट जो है ना 50 टेस्ट का बुकलेट कंप्लीट आपको सिर्फ 399 में मिल रहा है, मतलब कि 8 रुपया पर टेस्ट। और ये 50 टेस्ट आप कर लेते हैं ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में करवाता हूँ, आपको पता होना चाहिए कितने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है टेस्ट का, और सारे क्वेश्चन अपडेटेड है, तो बोनाफाइड बन जाओगे। तो सारे टेस्ट आपको मिल जाएगा उसी में। तो टेस्ट के लिए भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मॉक टेस्ट के लिए, तो नंबर वही है, इसके लिए भी वही करना है। आपको करना ये होता है पेमेंट करके, ये जो पेमेंट का नंबर मैंने आपको दिया हो ना 7319924130, इसी नंबर पे पेमेंट करना होता है। इसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको टेस्ट वाले बैच में जोड़ देंगे, ठीक है। फी अभी मात्र 399 कर दिया हूँ, कम कर दिया हूँ, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स अब पूछ रहे थे कि सर हमें टेस्ट का जो है कंप्लीट ये टेस्ट कहाँ पे मिलेगा, तो पेड बैच में मिलेगा मेरा भाई, यूट्यूब पे आपको वीडियो में दे ही रहा हूँ फ्री में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कह रहे कि उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने, देख सकते हो, तो 52 समर्पित निगरानी उपग्रह के प्रक्षेपण में तेजी लाई है। अब कौन सा है ये, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतरिक्ष आधारित निगरानी थर्ड है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बस यहाँ से इतना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि हरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो देखो भारत का कौन सा स्थान है, लो आपके सामने ऑप्शन है, तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हैं वो सी, बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा। तीसरा स्थान है, पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे यहाँ पे इस इंडेक्स में जो है USA है पहले नंबर पे, ध्यान रख लीजिएगा USA। चाइना जो है इसमें तीसरे नंबर पे है, चीन तीसरे नंबर पे,
सॉरी दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे जो है भारत है इस इंडेक्स में। तो माइंड में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न है, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा किस केंद्रीय बजट में की गई थी? अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जो लोग आंसर सी टिक कर रहे हो बिल्कुल, है ना, तो आंसर हो जाएगा भाई केंद्रीय बजट 2024-25 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, क्या नाम है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार प्रदान किया? कौन सा देश किया है मेरे भाई? तो बिल्कुल अभी घना के दौरे पे गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? घना, है ना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, ये न्यूज़ में था, माइंड में रखिएगा। तो कह रहे कि हर वर्ष जो मनाया जाता है किस दिन को? तो बिल्कुल 3 जुलाई को मनाया जाता है। तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग जो है मुक्ति दिवस या मुक्त दिवस हर एक साल जो है 3 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आप सबको पता है कि पर्यावरण पर एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूक करना है ना, और लोगों को बताया जाता है कि भाई आप प्लास्टिक कम यूज़ करो ताकि जो हमारा वातावरण है वो स्वच्छ बना रहे। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस राज्य के एरी सिल्क, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें जीआई टैग मिला है, प्राप्त हुआ है। तो ये जो एरी सिल्क है ये किस राज्य की है ना? तो ये पूर्वोत्तर राज्य की है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया हूँ। और देखो ये सिल्क खास तौर पे जहाँ पे बारिश होगा ना उस क्षेत्र में ज़्यादा होता है। बैर का पेड़ जानते हो ना, उस पेड़ पे होता है। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है भाई? चलो ऐसे बना देता हूँ। तो यहाँ पे एक राज्य है मेघालय, ध्यान रखिएगा, तो मेघालय में, ठीक। और ये एरी सिल्क अभी चर्चा में क्यों है? तो भाई देखो हुआ ये कि हमारे पीएम मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में उनका 123वें जो एपिसोड था, तो इसमें मेघालय के जो है एरी सिल्क पर प्रकाश डाला। और जाहिर सी बात है ये चर्चा में पहले से थे ही, तो ध्यान रखिएगा। तो इसे जीआई टैग भी अभी मिला है, तो माइंड में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो एरी सिल्क है ना मेघालय की, यह एक विरासत है जिसे खासी समुदाय द्वारा संरक्षित, कौन से समुदाय, अगर पूछा जाए कि भाई कौन से समुदाय जो है एरी सिल्क को संरक्षित किया है, तो खासी समुदाय द्वारा जो है यहाँ पे संरक्षित किया गया है। और एरी सिल्क को अहिंसा, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। ये जो एरी सिल्क है इसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है ना, अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है। और ये जो एरी सिल्क का उत्पादन किया जाता है ना, तो भाई इसमें कीड़े का कोई नुकसान नहीं होता। आप सबको पता है कि मैक्सिमम जो है सिल्क है कीड़े से उत्पादन किया जाता है, लेकिन ये जो एरी सिल्क है इसमें कीड़े का कोई नुकसान नहीं होता है ना। तो इसलिए आपसे पूछा जाए कि अहिंसा सिल्क कौन है भाई, तो एरी सिल्क जो कि मेघालय में है। सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ, अब बताने की जरूरत नहीं है यार। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही कौन सी नदी? तो आप देख सकते हो सीन नदी की चर्चा हो रही है। तो किस देश में स्थित है? तो भाई ये फ्रांस में है, बस इतना ध्यान रख लेना। हाल ही में खबरों में रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माउंट सिनमोइडिके, माउंट सिनमोइडिके किस देश में स्थित है? तो आंसर तो जापान हो जाएगा। क्यों न्यूज़ में है मेरे भाई? देखो यहाँ पे ना क्या हुआ कि अभी विस्फोट हुआ, और विस्फोट होगा तो विशाल गुब्बारा आकाश में लोगों को देखने को मिला, और इसीलिए बहुत सारे जो है अलग अलग जो चैनल्स है वो कवर भी किए थे। तो ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह कहाँ पर स्थित है? तो ये क्यूशू द्वीप का नाम आपने जरूर सुना होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, क्यूशू, ये जापान की है। क्यूशू द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है ना, क्यूशू द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है अस्ट्रेटो ज्वालामुखी। यहाँ पे लिख दूँ क्या? लिख देता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा, अस्ट्रेटो ज्वालामुखी इसी द्वीप पर स्थित है, माइंड में रख लीजिएगा, काम हो जाए। चलिए अगला जो कि टाइगर रिजर्व है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका नाम ही है सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कितने लोग बता सकते हो भाई कि ये सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है, और इसके बारे में मैंने पिछले टेस्ट में भी करवाया था, यहीं पे है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश मत टिक कर दीजिएगा भाई, ये उड़ीसा में है ना, उड़ीसा राज्य में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और यहीं पे महानदी बहती है, तो महानदी के आसपास के क्षेत्र में है, बस इतना ध्यान रख लेना।
राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है मेरे भाई, बता दो। तो बिल्कुल ये हिमाचल प्रदेश बन गया है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला है विश्व जैव उत्पाद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 7 जुलाई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने जुलाई 2025 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन कार्यक्रम जो है शुरू किया है? कौन सा मंत्रालय ने किया है भाई, ठीक है ना? बिल्कुल जो कोयला और खान मंत्रालय ने ऐसा शुरू किया, नाम से ही पता चलता होगा, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिम्स्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो भैया मेरे इसको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो सम्मेलन होता है तो बहुत न्यूज़ में रहता है। तो ये कहाँ पे? तो विशाखापत्तनम। तो ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है भाई, उड़ीसा से नीचे है आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। और यहीं पे जो है ये बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 आयोजन हुआ है ना। और इस बार जो है ना केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापत्तनम में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन किया था, है ना। और उद्देश्य क्या है? तो जाहिर सी बात है उद्देश्य ये होगा कि बंगाल खाड़ी, है ना, बंगाल खाड़ी के देशों को क्या होगा, समुद्री संपर्क रहेगा और सभी देशों का जो है सहयोग से सबका मजबूती भी अच्छा रहेगा। अब यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि भाई ये जो बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 जो मनाया गया है, तो भाई इसका विषय क्या था, थीम क्या था? तो नीली अर्थव्यवस्था, यहाँ पे लिख दूँ क्या? लिख देता हूँ भाई, नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार, ध्यान रख लीजिएगा, नवाचार और सतत भागीदारी, नवाचार और सतत भागीदारी जो है ना, भागीदारी इस बार का थीम था। इसमें भाग कौन कौन सा देश लिया था अगर पूछा जाए तो भाई खाड़ी देश कौन कौन सा है? तो आप कहेंगे सर एक तो बांग्लादेश हो गया, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो खाड़ी देश कौन सा है? बंगाल खाड़ी देश कौन सा है? तो बांग्लादेश हो गया भाई। दूसरा कौन होगा? तो आप कहिएगा सर ऊपर में भूटान भी है, तो भूटान भी है इसमें। तीसरा कौन हो जाएगा भाई? म्यांमार तो है ही, म्यांमार है। चौथा कौन है भाई? नेपाल भी है। पांचवा कौन है मेरे भाई? श्रीलंका भी है, यहाँ पे श्रीलंका आपको पता है ना, तो श्रीलंका भी इसमें हिस्सा लिया था। और छठा जो है थाईलैंड है ना, थाईलैंड जो है ये भी भाग लिया था। तो भारत तो है ही, सातवां भारत तो है ही। तो बिम्स्टेक में ये सब इस बार शामिल हुआ था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो यार इतना टाइम नहीं दूंगा नहीं तो भाई, और डिटेल एक्सप्लेनेशन जो दिया हो ना बुकलेट में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए ना, इसीलिए। अगला प्रश्न है कि 13वां अंतर्राष्ट्रीय एड्स सोसाइटी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये भाई हुआ है रवांडा के किगाली में। तो आंसर क्या हो जाएगा? किगाली, जो कि रवांडा में पड़ता है, देश का नाम है रवांडा। नेक्स्ट है मेरे भाई अगला प्रश्न, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अभिजात ना सेठ इसका नाम है, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन जो है भारत आने वाला पहला जहाज है ना? बता सकते हो ना इसका आंसर? बिल्कुल, रेड ड्रैगन का आपने नाम जरूर सुना होगा। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज जो है रेड ड्रैगन था। जहाज हेनरी मिडल्टन के देखरेख में ईस्ट इंडियाज कंपनी निकाला था। और हेक्टर एक अन्य अंग्रेजी जहाज था जो कि 1600 ईस्वी में भारत आया था। इस जहाज का कप्तान विलियम हॉकिंस था। प्रश्न पूछता है यार, ये सब मैं बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय है? बताओ। सभी लोग जानते हो ना बालाजी बाजीराव को, है ना। तो बालाजी बाजीराव हो जाएगा। अच्छा, बालाजी बाजीराव का जो टाइम पीरियड था, समय काल जो था, अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया था 1740 से 61 ईस्वी तक, ठीक है ना, 1761 तक। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर के राजा किसे बनाया गया? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल, कृष्णराज थर्ड को। तो चतुर्थांगल मैसूर युद्ध होता है, आप सबको पता है ना फ्रेंड्स, कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर 1798 से 99
में, और इसमें जो है टीपू सुल्तान मारा गया था। तो टीपू के मौत के बाद अंग्रेज़ों ने कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बनाया और वहाँ पर क्या किया भाई, उसके साथ सहायक संधि भी कर दी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अलीनगर की संधि हुआ था, ये पूछ रहा है कि अलीनगर की संधि का संबंध किससे है। कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में होगा भाई। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलीनगर की संधि हुआ कब था, अगर ये पूछा जाए डेट, तो आप सबको पता है कि 9 फरवरी का डेट दिन किसको पता नहीं है? 1757। कोई भूल सकता है इसे? नहीं। तो अलीनगर की संधि होता है 9 फरवरी 1757 ईस्वी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। अंग्रेज की तरफ से इसका जो प्रतिनिधित्व कर रहा था क्लाइव और वाटसन, है ना। और इस संधि में देखा जाए तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस संधि का कई सारे शर्तें था। अगर स्टेटमेंट देके प्रश्न पूछा जाए तो आप बोल देना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के आदेश पर व्यापार की समस्त सुविधा फिर से दे दी गई, नवाब को कोलकाता पर कब्जा हुई और हानि का जुर्माना देना तय हुआ, कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार भी दे दिया गया अंग्रेजों को, और दोनों पक्षों ने जो है आपस में शांति बनाए रखने का वादा करता है। अलीनगर के संधि में ही ये चीज़ें होता है। तो बस इतना कहानी ध्यान रख लेना, काम हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हो सारे। किस आंग्ल मैसूर, अच्छा मैं PYQ ले लिया था, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने जो है टीपू सुल्तान को मारा। तो जाहिर सी बात आसान सा क्वेश्चन है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ना। तो वहीं पे ये कहानी शुरू हुआ था, ये सब आपने पढ़ चुका है अच्छे से। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज ने मराठों तथा हैदराबाद के निजाम की सहायता से टीपू को हराया था। दोबारा सुनिए, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ना, अंग्रेज ने मराठा तथा हैदराबाद के निजाम की सहायता से टीपू को हराया था, है ना। और ये टीपू का मृत्यु भी हो जाता है बाद में। और यह युद्ध होता है 1799 ईस्वी में, ये सब आप सबको पता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। टीपू मैसूर के शासक हैदर अली का पुत्र था, और हैदर अली का पुत्र था। टीपू का जन्म होता है भाई, आप सबको पता है, ये पूछ लेता है, तो 20 नवंबर 1750 में हुआ था। और शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसे ही जाना जाता है। दोबारा सुनिए, आपसे पूछा जाए कि शेर ए मैसूर के नाम से, तो टीपू सुल्तान को जाना जाता है शेर ए मैसूर के नाम से। चलो मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? बिल्कुल क्लाइव ने किया था, लॉर्ड क्लाइव ने। तो देखो, भारत में द्वैत शासन प्रणाली सर्वप्रथम जो है ना रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, और सर्वप्रथम 1765 में बंगाल में। कब? तो 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में बंगाल में जो है ये शुरू किया था, है ना। जब द्वैत शासन जो शुरू किया गया ना क्लाइव के द्वारा, तो भाई यहाँ पे ये किया गया राज्य में कि दीवानी और निजामत में 2 भागों में बांट दिया गया। चलो आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न है भाई, समाचार पत्र रस्तगुफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था भाई? तो पारसी, आपको पता होना चाहिए। तो समाचार पत्र रस्तगुफ्तार ये बम्बई से संचालित होने वाला एक पेपर था, जिसे कब, तो डेट पूछा जाए भाई तो ध्यान रख लेना इसका, डेट अगर पूछ लेता है तो 1854 की बात है। 1854 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा शुरू किया गया था, और इस समाचार पत्र का संबंध पारसी समुदाय के जो सामाजिक सुधार था उससे संबंधित था। ठीक है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी खुद जो है पारसी थे। अगला प्रश्न है मेरे भाई, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशन किया था? तो बिल्कुल इंडियन ओपिनियन है ना। आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख दूँ क्या कुछ चीज़ें? चलो लिख ही देता हूँ। तो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान, ये 1904 की बात है, 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र था, और इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। नजर, मनसुख लाल। इसके बाद और प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार कि भाई बता दो जो साप्ताहिक जो हिंदी पत्रिका थी, जैसे नवजीवन हो गया, हरिजन हो गया, हरिजन सेवक, समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ये प्रश्न पूछता है ये सब बहुत बढ़ के। न्यू इंडिया एक दैनिक समाचार पत्र था जो कि 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था, आप सबको पता होना चाहिए। और इस ये जो न्यू इंडिया है, इनका जो संपादक थे और प्रकाशक दोनों कह सकते हो तो बिपिन चंद्र पाल भी थे। पूछता है ये सब क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया? लो भाई बता दो।
कौन सा हो जाएगा महात्मा गांधी? तो बिल्कुल सी हो जाएगा हरिजन। अभी आपने देखा ना, मैंने बोला ना हरिजन। अब यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि भाई हरिजन का प्रकाशन कब किया गया था, तो 1933 ईस्वी की बात है, ठीक है। तो 1933 ईस्वी में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किया था महात्मा गांधी। अब उद्देश्य क्या होगा भाई इस पत्रिका को निकालने का? तो जनता को शिक्षा देना, समाज की समस्याओं पर चर्चा करना, स्वराज के लिए लोगों को प्रेरित करना मेन मुद्दा इस पत्रिका में हुआ करता था। साप्ताहिक पत्रिका था ये। अगला प्रश्न है मेरे भाई, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से जो है नेतृत्व किया था, ये पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन भी है, आप लोग सभी लोग जानते भी है, तो बिल्कुल आ रहा हो जाएगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। बिल्कुल सी 1887 ईस्वी में हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम संबंधित है किससे है? तो बिल्कुल बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। आप सबको पता है फ्रेंड्स, शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है और ये 1929 की बात है। 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी और प्रसिद्ध शिक्षाविद हरविलास शारदा के प्रयत्नों से यह बाल विवाह निषेध कानून बना और उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम भी कहा गया। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस अधिनियम द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु जो रखा गया था ना, ये 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष निर्धारित की गई। और शारदा अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के समय पारित हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई शारदा अधिनियम जो पारित हुआ था उस समय कौन से अंग्रेजी गवर्नर था, है ना। तो ध्यान रखना, इरविन के समय में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा का जो है स्थापना किसने किया था? तो सभी लोग आप लोग जानते हैं ना, आत्मीय सभा हमें बताने की जरूरत है। आत्मीय सभा में बोल रहा हूँ तो राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। कब किया था सर? तो ये 1815 ईस्वी की बात है। तो 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में किया गया था आत्मीय सभा की स्थापना। आत्मीय सभा स्वतंत्र विचार और सामाजिक सुधारों का समर्थन करती थी और आत्मीय सभा को ही कब, तो एक डेट ध्यान रख लेना, 1900 नहीं बल्कि 1828 का ही बात है यार। 1828 ईस्वी में नाम दे दिया गया कि भाई अब आत्मीय सभा नहीं रहेगा। पहले क्या था, ध्यान रख लीजिएगा, आत्मीय सभा, और इसका नाम अब बदल दिया गया है। अब 1828 में बोल दिया, अब इसका नाम हो जाएगा ब्राह्मण समाज, है ना। ब्राह्मण समाज नहीं, सभा हो जाएगा। तो इसका नाम जो है ब्राह्मण सभा कर दिया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा सभी लोग, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? परोपकारिणी है ना, दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, दयानंद सरस्वती हो जाएगा राइट आंसर। उद्देश्य क्या है? आर्य समाज के ग्रंथों का मुद्रण एवं प्रकाशन की बात करूँ तो ये निर्बाध गति से चलाना और देश देशांतर और द्वीपांतर में धर्म प्रचार आदि को लोकप्रिय कार्य कह सकते हो, कार्य करना इसका मेन उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई, बताइए। बिल्कुल ये हुआ था 1929 की बात है ना। तो लाहौर अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो आप कहिएगा सर, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये सब कुछ हुआ था, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब जो है प्रारंभ हुआ? बिल्कुल बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? ये स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय प्रारंभ होता है। बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में होता है, आप सबको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है भाई। बंगाल विभाजन 1905 में होता है ना। और बंगाल विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर को देखने को मिला था उस समय, तो ये भी ध्यान रखना। और कई सारे प्रदर्शन, सारी चीज़ें हुआ था, हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में ये सब। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अस्थाई में बोल रहा हूँ, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल संविधान सभा में पूछ रहा हूँ मेरे भाई, बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया, जिसने कब, तो 1946 ईस्वी में देश का संविधान तैयार करने के लिए भारत के दौरे पर आया था। आप देखो 9 दिसंबर की बात है, 9 दिसंबर अगर पूछा जाए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित होता है, जिसमें 211 सदस्य भाग लेता है, ठीक है।
जिसमें वरिष्ठ सदस्य जो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इसे ही 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। परंतु संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए, अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, जो कि 11 दिसंबर, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का जो है क्या किया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, भारतीय नहीं बोलूँगा, संविधान सभा बोल सकते हो, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। तो उपाध्यक्ष पूछा जाए तो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया उसी समय। चलो आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, 2 बार रिपीट हो गया है। कितने लोग बता सकते हो नौजवान भारत? सबको पता है ना, भगत सिंह, बिल्कुल आंसर हो जाएगा भगत सिंह। देखो फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। मजदूरों और किसान युवाओं को संगठित करने के लिए 1926 में जो है ना भगत सिंह द्वारा नौजवान सभा की स्थापना किया गया। लाला हरदयाल सिंह ने जो है 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना किया था। तो ये भी कई बार पूछ लेता है, माइंड में रख लीजिएगा। चलो यहाँ पे सूची 1 है और सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे संविधान सभा है, यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे स्रोत है। तो कौन से देश से कौन से स्रोत लिया गया? तो मौलिक अधिकार आप सबको पता है कि यूएसए से लिया गया है, ठीक है, मिलान करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार आप सबको पता है फ्रेंड्स, ये यूएसए के संविधान, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना, जिसे आयरिश भी बोल सकते हो, तो आप लिख लो आयरलैंड के संविधान से। संसदीय सरकार का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है भाई, और केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा के संविधान से। तो आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सी हो जाएगा, आप टिक कर लेना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत जो है ना निलंबित किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ये अनुच्छेद 358 के तहत ऐसा किया जाता है ना। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो भाई ये वित्त विधेयक से है, आप लोग बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं। ऐसा विधेयक जो आय अथवा व्यय से संबंधित होता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं? वित्त विधेयक कहते हैं। धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, मतलब कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। वित्त विधेयक का स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा संशोधित करने का अधिकार संसद के निम्न सदन, मतलब कि निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा को प्राप्त है। तो इंडियन पॉलिटी में जाके पढ़ लीजिएगा, डुबा डुबा के पढ़ाया हूँ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की जो है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के जो है 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ये जी ध्यान रखना है, अनुच्छेद 243 तो सबको ध्यान रहता है। तो ये 29 विषय के बारे में अगर बोला जाए तो ये अनुच्छेद 243 का जी हो जाएगा, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। चलिए भाग 9 में है, इसके बारे में प्रावधान। भारतीय संविधान के दौरान कौन से अनुच्छेद के जो है कौन से अनुच्छेदों के अनुसार, अच्छा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृतियों का निर्वहन कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 65 के तहत ऐसा काम करता है, आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त अगर हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, या उसकी अनुपस्थिति रहता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसके कृतियों का निर्वहन करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 65 के तहत। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 64 क्या कहते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये 64 में प्रावधान है। तो खूब पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? भाई बता दो कौन से आर्टिकल हो जाएगा? तो बिल्कुल ये बी हो जाएगा, आर्टिकल 48 का क हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है किस अनुच्छेद को संविधान सभा का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो बिल्कुल आंसर अनुच्छेद 32 को कहा है।
अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक के जो है मौलिक कर्तव्य है कि क्या वो मौलिक कर्तव्य है, बता सकते हो ना? 11 है, ठीक, बिल्कुल। पहले 10 था, उसके बाद 11 हुआ है। तो भारत के संविधान आरंभ में नागरिक के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, लेकिन 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश पर 42 नंबर का संविधान संशोधन होता है 1976 में, और बोला गया कि भाई भारतीय संविधान में एक नया भाग भी जोड़ा गया है 1976 में। भाग 4 का को आपको पता होगा, है ना? तो भाग 4 का को जोड़ा गया और इसी में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो 1976 की बात है, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है। और आर्टिकल 51 को इसमें जोड़ा गया, इसमें नागरिकों के लिए पहले मौलिक कर्तव्य जो था तो 10 मौलिक कर्तव्य समावेश किया गया, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भाई, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डी, लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल पार्टी के नेता को। तो आंसर क्या होगा? डी। और प्रधानमंत्री के बारे में कौन से आर्टिकल में प्रावधान है भाई? दिया गया है तो 75 में, अनुच्छेद 75 में। तो अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75 के तहत ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार, ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है भाई? कितने समय के अंदर भाई इस पद को भर देना है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल 6 माह के अंदर ये सब काम कर लेना है, ठीक है ना? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर जो है सहमति देना अनिवार्य किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, 24 नंबर का। देखो इसमें हुआ ये था कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के में जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार ने कितने नंबर का, तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया गया। और इसके द्वारा न केवल संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई, बल्कि संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति देना अनिवार्य बना दिया। अब राष्ट्रपति किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। तो ये 24 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था ना, 24वें, उसमें प्रावधान था। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? बताओ तो कौन सा ग्रह होगा? बिल्कुल मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं भाई। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल, भाई 2 बार क्वेश्चन दे दिया है तो मंगल हो जाएगा, कोई बात नहीं। कोयला किस प्रकार का चट्टान है भाई? तो बिल्कुल ये अवसादी चट्टान है। कौन सा हो जाएगा? 2 बार ये क्वेश्चन हो गया भाई, अवसादी चट्टान, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है मेरे भाई, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम लोग क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी हो जाएगा। कलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? बहुत पूछता है मेरे भाई। तो अफ्रीका महाद्वीप आपने देखा होगा, वहीं पे है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी भी है कलिमंजारो, और वहीं पे स्थित है, जो तंजानिया देश में अवस्थित है। अगर देश पूछा जाए कलिमंजारो कहाँ पे है, तो तंजानिया में। कलिमंजारो ज्वालामुखी भी है ना? तो ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है। तो कलिमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका देश में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कलिमंजारो है ना, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। और उसी पे कलिमंजारो जो चोटी है, उसी पे कलिमंजारो ज्वालामुखी है, ध्यान रखिए। प्रादीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से, प्रादीपीय भाई किसे कहेंगे? प्रादीपीय भारत। देखो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, तो इस भूमि को प्रादीपीय क्षेत्र कहेंगे। तो आप सीधे तौर पे क्या बोल सकते हो भाई? तो आप कहेंगे सर ये लगभग पूरी तरह से घिरा हो जल से। आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण और शुष्क, 2 शब्द है, उष्ण और शुष्क पवने नहीं है? तो उष्ण और शुष्क पवने नहीं है तो बोड़ा हो जाएगा, बाकी सब है। तो आंसर टिक कर लेना। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है भाई? अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग कार्यशील पूंजी ऐसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो
कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, जिसका उपयोग श्रमिक के वेतन का भुगतान करने और दिन प्रतिदिन खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। कार्यशील पूंजी तो वही होता है भाई। मानव पूंजी में निवेश करने का जो है ना जरिया है भाई, मानव पूंजी में बोल रहा हूँ, तो आप कहिएगा शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों राइट आंसर हो जाएगा। रॉबिन्सन के अनुसार निम्न में से कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका दुर्लभ संसाधन, बाकी सब है। नेक्स्ट है, जब औसत उत्पाद अधिकतम है, औसत उत्पाद अधिकतम है, तब एक कारक का सीमांत उत्पाद जो है ना कह रहा है कि क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, शून्य होगा, यही पूछा है, तो ये बढ़ रहा है। ठीक है ना। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहता है भाई? तो आप कहेंगे उदारीकरण कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था संबंधी गतिविधियों पर रुकावटें और प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। और मैं आपको बता दूं, भारत में कब 1991 ईस्वी वाला टाइम पता है? तो भारत में वर्ष 1991 ईस्वी में उदारीकरण, एक शब्द देखना, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक मिनट, वैश्वीकरण मॉडल अपनाया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत में कब जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल अपनाया गया था? तो 1991 की बात है, उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्न में कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? अब ये क्वेश्चन आप आराम से बता सकते हो। देखो, इसका जो है ना स्थापना होता है 1966 में, और खरीफ ऋतु हेतु, तो बिल्कुल ये सही है ना। और इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों का, जैसे ये भी सही है। अगला करके इसका प्रारंभ मतलब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला है लोगों को, वहाँ के लोगों का, बिल्कुल सही है। करके यह केवल चावल उत्पादन, जो कि ये गलत है, चावल और गेहूं दोनों के लिए ये है। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, गलत ही ढूंढना था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो एनएनपी आप सबको पता है ना, एनएनपी इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाया हूँ, और क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है, तो आंसर क्या होगा? एनएनपी जो है ये फैक्टर कॉस्ट पर। एनएनपी का मतलब क्या होता है सर? एक मिनट लिख देता हूँ, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध हिंदी में से बोलते हो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और ये हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा? मार्केट प्राइस मत कर देना, फैक्टर कॉस्ट पे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो, राष्ट्रीय आय क्या होता है भाई? तो देखो, एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, या फिर 31 मार्च से 1 अप्रैल बोल सकते हो। तो एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के उत्पादित वस्तु समझ रहे हो ना, और सेवाओं का अंतिम मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय की गणना 2 आधार पर की जाती है, एक तो फैक्टर कॉस्ट पे और दूसरा मार्केट प्राइस पे। तो राष्ट्रीय आय की गणना आमतौर पर ना शुद्ध राष्ट्रीय आय पर की जानी चाहिए, और कई बार ना एग्जाम में देता है फैक्टर कॉस्ट पे, सॉरी फैक्टर कॉस्ट तो एनएनपी पर जो है फैक्टर कॉस्ट, कई बार मार्केट प्राइस भी दे देता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन सही आंसर राष्ट्रीय की गणना फैक्टर कॉस्ट पे होना चाहिए, है ना, और यही आंसर भी होगा, फैक्टर कॉस्ट। लेकिन मैंने रेलवे का या कोई पेपर देख रहा था, तो उसके PYQs में वो मार्केट प्राइस मेंशन किया था, जो कि गलत है, ये ऐसा ही होगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, प्राथमिक घाटा जो है ना प्राप्त होता है, तो बिल्कुल बी हो जाएगा। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, आसान सा क्वेश्चन है, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृष्ण क्रांति यही बोल रहा है, तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है मेरे भाई, ध्यान रखना। आप लोग नहीं पढ़ते हो, पढ़ लीजिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो है किया गया था कब? 10वीं, तो प्रारंभ 2002 में हुआ था, तो 2002 से 2007 तक था इसका टाइम पीरियड, 2002 से 2007 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछता है बहुत। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था, तो आप कहेंगे सर 2007 तो आपने बताइए दिया, 5 साल और 2 जोड़ देंगे तो 2012 हो जाएगा, है ना। इसका उद्देश्य था कि तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि, इसका मेन उद्देश्य था।
प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब, तो 1951 की बात है भाई। देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसके स्थान पर जो काम कर रहा है अब नीति आयोग, आपको पता है ना, कितने लोग को पता है भाई। टोटल पंचवर्षीय योजना 12 था और 31 मार्च 2017 को समाप्त कर दिया, और प्रेजेंट टाइम में इसके स्थान पर नीति आयोग ने अपना स्थान ले लिया। तो वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, नौवीं पंचवर्षीय योजना बता सकते हो? नौवीं पंचवर्षीय योजना आप लोग बताइए दीजिएगा, 5 साल और कम कर दीजिएगा तो हो जाएगा। चलो विषम ज्ञात करना है, अगला क्वेश्चन है विषम ज्ञात करना है। तो देखो वोल्ट मीटर, ऑमीटर और गैल्वेनोमीटर ये कहीं ना कहीं सम है, लेकिन विषम जो है अल्टीमीटर है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, ऑमीटर का किसी परिपथ की जो है, या फिर ऐसे बोल सकते हो परिपथ की शाखा में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर को जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बिजली से संबंधित है, लेकिन अल्टीमीटर का जो प्रयोग करते हैं ना, ये ऊंचाई मापने के लिए। तो ना साफ साफ आपको दिख रहा था। किलोवाट घंटा इकाई है भाई किसका, बताओ? विद्युत ऊर्जा की, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती है, ये पूछ दिया है। तो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होती है, तो भाई इसमें जो होता है ना बहुत कम गतिज ऊर्जा होता है, ये बहुत कम होगा इसका आंसर, ठीक ना। वायुयान कार्य करता है भाई, तो यह जो है बर्नौली के सिद्धांत पर बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं इसे। अगला प्रश्न है कि चलती गाड़ी के डब्बों में हवा प्रवेश करती है, तो इसकी व्याख्या आधारित है भाई किस पे, ये पूछ रहा है। तो बर्नौली के परिमेय पर आधारित है, बर्नौली थ्योरम पर आधारित है, ठीक है ना। बांध में जो है संग्रहित जल युक्त होता है, तो इसमें कौन सा ऊर्जा होता है, ये अगर बांध बना के जल को रोकते हो तो इसमें स्थितिज ऊर्जा काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइट नहीं है, ये पूछ रहा है। तो क्लोरोफिल जो है ये कोलाइट नहीं है, बाकी सब है। मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किस परिवर्तन का उदाहरण, देखो मोमबत्ती का जलना बोल रहा है, तो जल रहा है मोमबत्ती का, यहीं पर अगर पिघलना रहता तब यहाँ पे भौतिक परिवर्तन हो जाता, पिघलना भौतिक परिवर्तन तब होता, लेकिन ये जलना है तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो जाएगा, केवल यह रासायनिक परिवर्तन है। सतलज नदी में जो है मिला दुर्लभ निम्नलिखित में से क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यह जो है धातु, ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण है, बहुत पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रॉन्ज। तो देखो ब्रॉन्ज में किसका किसका रहता है, तो कॉपर और क्या, कितने लोग बता सकते हो? कॉपर और क्या, टीन, हाँ बिल्कुल। तो इसमें कॉपर, जिसे हम लोग कांसा कहते हैं, कॉपर बोलिए तांबा बोलिए, और इसमें टीन, दोनों का मिश्रण रहता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, कॉपर और टीन। बहुत पूछता है, थोड़ा समझ में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया आज का, कोई बात नहीं, 16 मिनट कर रहा हूँ क्या। CO2 में कार्बन की संस्करण अवस्था क्या होती है, ये पूछा है। तो इसमें ना CO2 में कार्बन की संस्करण अवस्था sp होती है, और CO2 के उत्पादन में 2 कार्बन और ऑक्सीजन को स्वतंत्र रूप से माना जाता है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है समावयवी युग्म है भाई, तो बिल्कुल ब्यूटेन और 4 मैथिल प्रोपेन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, बहुत पूछता है। तो भाई इसमें यूरेनियम 235 का। नेक्स्ट है वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है था, तो बता सकते हो, बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण विधि। तो बी इज द राइट आंसर। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है भाई, ये पूछ रहा है, तो आरबीसी में पाया जाता है। ब्लड AB वाला दाता जो डोनर है खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका ब्लड वर्ग है, किसको दे सकता है, AB वाला। तो AB वाला सिर्फ AB को वाला को दे सकता है ना, सी आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, लो आंसर आ गया। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कायदे से आप लोग पढ़े हैं मेरे भाई, बिल्कुल ये आमाशय से शुरू होता है, मुंह से मत कर दीजिएगा, ग्रास नली मत टिक कर दीजिएगा। पितरस का कार्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो वसा का जो है एमल्चीकरण, बिल्कुल। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 22 होता है भाई, ध्यान रखना है ना।
चेहरा में 14 होता है ना, मानव खोपड़ी में 22 होता है। मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या कितना, 206। मांसपेशियाँ 639। निम्नलिखित में से जो है ना जिलों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण, अब देखो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन उत्तर से दक्षिण बोला है, उत्तर से दक्षिण। कितने लोग आंसर टिक कर सकते हो उत्तर से दक्षिण? या अच्छा देखो, रोहतास यहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए। गोपालगंज कहीं पे आपको यहाँ पे दिखेगा, गोपालगंज है ना। बक्सर आपको यहाँ पे दिखेगा, सिवान यहाँ पे दिखेगा। तो आराम से आप डी टिक कर सकते हो। पहले कौन आएगा 3 नंबर पे, उत्तर से दक्षिण ऐसे करना है, तो पहले गोपालगंज आ जाएगा। रोहतास सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि रोहतास यहाँ पे है, तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, आप सबको पता है, बिहार में है। ये बिहार के सोनपुर में आयोजित किया जाता है, और ये कार्तिक पूर्णिमा पर जो है गंगा नदी और गंडक नदी दोनों का जो संगम है जहाँ पे मिलता है, तो नवंबर दिसंबर महीने में ये आयोजित किया गया। अभी नवंबर में आयोजित हो गया है इसका, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 318 आपको ध्यान रख लेना। ये पुराने लिच्छवी की राजधानी भाई बता सकते हो ना, तो वैशाली। जयप्रकाश पुल मतलब जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो ये गंगा नदी पर है, आप सबको पता ही होना चाहिए, जेपी सेतु। अगला प्रश्न है भाई 2011 जनगणना के अनुसार, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिहार में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? देखो यहाँ पे महिला पूछा जाए, महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो 51.5% है। पुरुष पूछा जाए तो कितना हो जाएगा सर? 71.2% है। सिर्फ ओवरऑल पूछा जाए, पहला महिला पुरुष दोनों मिला के साक्षरता दर खाली पूछा था, बिहार का साक्षरता दर पूछा जाए तो 61.8% है। अब एक प्रश्न और पूछ सकता है कि सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला जो है बिहार का सर्वाधिक, तो रोहतास हो जाएगा, रोहतास। सबसे कम पूछा जाए तो पूर्णिया हो जाएगा 2011 जनगणना के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है कंप्लीट किए टेस्ट नंबर 5। अब जो है, जो कि बीच में मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इस कारण से आप लोग का सेट कंटिन्यू नहीं आ रहा था। अब कंटिन्यू सेट भी आएगा, PYQs भी होगा, है ना, करंट अफेयर्स, ये सारे क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये जो टेस्ट था इसमें अगर आपका 65 नंबर है तो आप सेफ जोन में है। जनरल का मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैंडिडेट 2-3 नंबर कम कर लीजिए। तो मतलब सारे कैंडिडेट के लिए 60 नंबर, जनरल के लिए और OBC के लिए आपके लिए 60 है ना, सॉरी 65, और बाकी के लिए 60 के आसपास में है। तो आप सेफ जोन में अभी है, आपके पास लगभग 50 डेज है, तो आप आराम से 20 नंबर तक बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। अगर आप 50-55 पे हो तो आराम से 75 पे आ सकते हो, 40-45 पे हो तो ऊपर भी आप 75 पे आ सकते हो। लेकिन इसके लिए मैं तरीका बता दिया हूँ पहले भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।